नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो क्लास होने जा रहा है राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12 MCQ क्वेश्चन आंसर और 2024 में पूछे गए संपूर्ण प्रश्नों के हल। लेकिन इस हल को शुरू करने के पहले यह याद रखिएगा, आज इस टॉपिक का ज्योग्राफी से संदर्भित हमारा पहला लेक्चर है और इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वह बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी में जितने भी 2024 में प्रश्न आए हैं वे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो चलिए क्लास को विलंब किए बिना हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। प्रश्न दे रहा कि जितना यहां रखा गया है विकल्प, उस विकल्प में रखा रहा कि कौन सा ऐसा है जिसमें भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो आप जरा देखिएगा कि भौगोलिक सूचना का स्रोत इसमें से कौन सा नहीं है। पहला है कि यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र। तीसरा विकल्प है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। अब देखिए, भौगोलिक सूचना हमारा यात्रियों के विवरण से भी भौगोलिक सूचनाएं मिलती हैं। जितने भी विदेशी यात्री आए सभी ने अपने लेख में भारत की भौगोलिक वस्तुओं के संदर्भ में बताया है। यह प्राचीन मानचित्र भी यह दर्शाता है भौगोलिकता को। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह विकल्प जो है हमारा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। कौन सा? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने बताया जा रहा है यह भौगोलिक स्रोत नहीं, बल्कि सारे आपके जो हैं वह भौगोलिक स्रोत हैं। यात्रियों का विवरण भी, प्राचीन मानचित्र भी, प्राचीन महाकाव्य में भी भौगोलिक स्रोत प्राप्त होते हैं। तो यह रहा आपका, तो इसका उत्तर क्या हुआ? अगला देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना यह एक अवधारणा है, एक विचार है। इस विचार को किसने दिया यही बताना है। नवनिश्चयवाद की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया या संकल्पना को प्रस्तुत किया। देखिए यहां विकल्प दिए गए, सारे विचारकों के नाम दिए गए हैं। ईसी सिंपल, ये भी नहीं है। जीन ब्रूंस, ये भी नहीं है। ग्रिफिथ टेलर, कौन से विचारक हैं? ग्रिफिथ टेलर जो हैं यह नवनिश्चयवाद की अवधारणा को दिए हैं या नवनिश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किए हैं। बाकी विडाल, डीला, ब्लास, ये भी इनसे रिलेटिव नहीं है। तो यहां पर जो हमारा विकल्प होगा वह कौन सा है? ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता को में विश्वास करती है। ये सारी संकल्पनाएं दिए गए हैं विकल्प में। यहां पूछ रहा है कि प्रकृति की सर्वोच्चता में को कौन मानता है, कौन विश्वास करता है। तो यहां देखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। तो कौन करता है? यहां कौन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है? नवनिश्चयवाद। प्रकृति की सर्वोच्चता को कौन प्रस्तुत करता है? तो यहां पर कौन होगा? नवनिश्चयवाद। बढ़ें, अगला आपका प्रश्न है रुको और जाओ। अगला प्रश्न क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। निश्चयवाद है, यहां लिखा गया पर्यावरण निश्चयवाद है कि संभववाद है कि नव निश्चयवाद है कि
प्रत्यक्षवाद है। तो रुको और जाओ, यह जो वाद है वह न तो पर्यावरण निश्चय से संदर्भित है, न संभववाद से है, बल्कि वह किससे है? वह है नव निश्चयवाद से संबंधित है। किससे है? नव निश्चयवाद से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है? जो अपने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों में विकल्प में यहां दिया गया है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो इन महाद्वीपों में बताना है कि कहां पर, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वह सबसे अधिक है। तो अफ्रीका नहीं, बल्कि यह कहां है? एशिया महाद्वीप में। कहां है? एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कौन सा एक ऐसा क्षेत्र जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यहां यह जरूर याद रखिएगा कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र यहां इस विकल्पों में कौन नहीं है। तो आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, ये सब विरल जनसंख्या वाले हैं। आटाकामा भी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। लेकिन दक्षिण पूर्वी अगर एशिया की बात कही जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कैसा है? सघन जनसंख्या वाला यह क्षेत्र है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहां पर आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो कौन सा विद्वान यह मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? वह कौन सा विद्वान है? यहां देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, डॉक्टर महबूब उल हक हैं, एलन सी सेम्पुल, रैट जोल। तो न तो अमर्त्य सेन है, न एलन सी सेम्पुल, न रैट जेल, बल्कि इसके कौन है? मानव विकास की अवधारणा को जो प्रस्तुत किए वो कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। यह इन्होंने इस चीज को रखा। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? यहां पूछा किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? किसमें की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखा जाए तो मलेशिया निम्न में से रोपड़ कृषि किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया निम्न में से रोपड़ कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? यहां दे रहा है चाय, कहवा नहीं, बल्कि मलेशिया किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए। किसके लिए? रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प आपका यहां पर क्या होगा? रबड़। पढ़ें अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश
कहवा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जो कहवा का उत्पादन करता है? तो यहां देखिएगा ब्राजील, यहां का विकल्प क्या है आपका? पहला ब्राजील कहवा उत्पादक देखें, वेनेजुएला नहीं, चिली नहीं, बल्कि पेरू। तो कौन सा देश कहवा उत्पादक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सी बागाती, बागाती का अर्थ रोपड़, फसल नहीं है? इसमें आपको यह बताना है इसमें रोपड़ फसल के अंतर्गत कौन सी फसल नहीं आती। आप देखेंगे कहवा ये भी है, चाय ये भी है रोपड़ के अंतर्गत, गन्ना ये भी है, जबकि गेहूं जो है वह रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती। गेहूं जो है आपका रोपड़ फसल, कहवा भी है, चाय भी है और गेहूं है, लेकिन गेहूं तो कहवा, चाय, गन्ना है, गेहूं जो है आपकी रोपड़ फसल नहीं मानी जाती। पढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि रसदार फलों की कृषि की जाती है। रसदार फलों की कृषि जो है की जाती है, या इस विकल्प के आधार पर हमें बताना है कि रसदार फलों की कृषि कहाँ की जाती है। क्या वह भूमध्य रेखीय प्रदेश में की जाती है, या भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है, या शीत प्रदेश में की जाती है, या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में? तो रसदार फलों की कृषि जो की जाती है वह कहाँ? वह की जाती है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की कृषि की जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो यहां देखिएगा क्या निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो यहां दिया गया है कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा? व्यापार। व्यापार जो है हमारा वह प्राथमिक क्रियाकलाप पे नहीं है बच्चों, न ही विनिर्माण प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, न शिक्षण ही आएगा, बल्कि अगर आएगा तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन आता है? खनन। कौन सा उत्तर होगा? खनन जो है वह हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किया जाता है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खनन। यहां देख रही पूछ रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। इसमें से यहां पूछा गया था कि कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन था? खनन। यहां क्या पूछा है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। प्रश्न क्या पूछा कि कौन सा है जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं माना जाएगा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन नहीं है? वह है परिवहन, बल्कि खनन, आखेट, कृषि ये सारे को मान सकते हैं कि हम प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है वह कौन सा? परिवहन। अगला है कि फजेंडा से क्या तात्पर्य है। फजेंडा से आशय क्या लिया गया है? तो फजेंडा का आशय है कहवा उत्पादन से। फजेंडा का जो मूल आशय है वह किससे है? इसका तात्पर्य कहवा से है। और कहां?
यहां देखिएगा विकल्प में, पश्चिम अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, ब्राजील में कहवा के बागान। तो फजेंडा जो कहवा से है वह कहां से, ब्राजील में कहवा के बागान से, कहवा के बागान। श्रीलंका के में, चाहे बाकी विकल्प गलत हैं, आपके उत्तर कौन सा सही होंगे, ग, ब्राजील में कहवा के बागान। अगला प्रश्न देखिए यहां रखा गया, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। उत्पादन का स्वामित्व जो है वह व्यक्तिगत होता है, वह है पूंजीवादी व्यवस्था में। किसके अंतर्गत, पूंजीवाद में, मिश्रित में, समाजवाद में। यहां नहीं बल्कि कोई भी नहीं विकल्प दिए गए हैं। यहां कहा कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है वह व्यक्तिगत होता है, और पूंजीवाद के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो पूंजीवाद की व्यवस्था है उदारवाद से रिलेटिव करती है, और उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मानता है, व्यक्ति को महत्ता देते हुए उसकी स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्ति को पहला उदारवाद का केंद्र बिंदु अगर हम जाएंगे तो उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता के लिए राज्य को कह देता है कि राज्य को आर्थिक मामलों में, राज्य जो है वह आर्थिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, और व्यक्ति एक स्वतंत्र बाजारू समाज की परिकल्पना करता है जिसका नियंत्रण स्वयं बाजार होगा। तो यहां का जो प्रश्न है वह कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व है, मालिक है, व्यक्तिगत होता है। तो यहां जो होगा वह कौन है, पूंजीवाद के अंतर्गत यह बातें कही गई हैं। किसके अंतर्गत, पूंजीवाद के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। यहां दे रहा है कि यह जो विकल्प हैं इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तृतीयक क्रियाकलाप क्या खेती है, तृतीयक क्रियाकलाप खेती नहीं है, आखेट नहीं है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर आएगा तो वह प्रश्न आपका क्या है, व्यापार। व्यापार जो है वह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा गया है। यहां ध्यान दीजिएगा कि हमारे राजीव क्वेश्चन बैंक में प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, इसका डिटेल में वर्णन किया गया है। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तो वह कौन सा है, व्यापार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। कौन सा ऐसा नगर है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। बाकी आप देखेंगे सब, मॉस्को ये भी है, ओमस्क ये भी है, चीता, कौन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। तो जो नहीं स्थित है वह विकल्प आपका सही है। तो वह कौन सा है, टोमस्क। टोमस्क जो है साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। टोमस्क आपका जो वर्णन किया गया है, विकल्प दिया गया है, यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। चैनल टनल, चैनल टनल नाम दिया गया है। देखिए चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है वह किसको किसको जोड़ता है, क्या लंदन बर्निल को जोड़ता है,
या वर्निल पेरिस को जोड़ता है, या पेरिस लंदन को जोड़ता है, या बार्सिलोन बर्लिन को जोड़ता है। तो भाई चैनल टनल जो है वह वर्निल और पेरिस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बर्लिन और पेरिस को जोड़ता है। अगला है कि स्वेज नहर मिलाती है। स्वेज नहर, यहां विकल्प के आधार पर बताना है कि स्वेज नहर किसको किसको मिलाती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, फारस की खाड़ी एवं काला सागर को, अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को, काला सागर एवं भूमध्य सागर को। तो स्वेज नहर किसको मिलाती है? तो स्वेज नहर मिलाती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। किसको किसको मिला रही है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को मिलाती है। यह नहरें लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि भाई जापान की राजधानी, देशों की राजधानियां यहां लिखी गई हैं। इन राजधानियों में सिर्फ आपको यह बताना है कि जापान की राजधानी कहां है। तो जापान की राजधानी तेहरान नहीं, लंदन नहीं, मॉस्को नहीं, बल्कि जापान की राजधानी कहां है? तो जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो में। कहां है? टोक्यो में। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्य, यहां पर राज्य दिए गए हैं। इन राज्यों में हमें बताना है कि इन राज्यों में किनकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाई जा रही है? तो यहां देखिए, यहां जनसंख्या घनत्व जो दिया गया है, पहला ही विकल्प सही है, पश्चिम बंगाल में। इन राज्यों में देखा जाए तो यहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कहां? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है? पश्चिमी बंगाल में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वह सर्वाधिक कहां है? यहां देखा जाए कि नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। विकल्प देखिएगा, कहां कहां? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा विकल्प दिए गए हैं। तो नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक अगर कहीं है तो यहां पर विकल्प के आधार पर कौन है? महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा ऐसा समूह भारत में विशालतम भाषाई, भारत में कौन सा भाषा समूह ज्यादा है, विशालतम है, अधिक है? तो यहां दे रहा है चीनी तिब्बती है, कि ऑस्ट्रिक है, कि भारतीय आर्य हैं, कि द्रविड़ हैं। तो भारत में विशालतम भाषाई समूह जो हैं वह कौन है? वह है भारतीय आर्य। कौन है? भारतीय आर्यों का समूह ज्यादा है। भारतीय आर्यों का समूह कहां है? ज्यादा है। अगला प्रश्न है
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कहां पर जनसंख्या का घनत्व, विकल्प के आधार पर देना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पाया जाता है। वैसे अगर विकल्प नहीं रहता तो पश्चिम बंगाल लगाते थे, लेकिन यहां पर हमें आधार मिला है क्या कि आंध्र प्रदेश में ज्यादा है, कि कर्नाटक में है, कि केरल में है। कहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो विकल्प के आधार पर देना है वो कहां? केरल में। बाकी विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। केरल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है। नगरीय संकुलन की बात कर रहा है, सबसे बड़ा नगरीय संकुलन कौन है? तो यहां पर आप देखिए, दिल्ली महानगर है, महानगरों की बात कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा नगरीय बात कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है कहां? बृहत मुंबई। कहां है? बृहत मुंबई में सबसे बड़ा। बाकी विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। बृहत मुंबई में सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे कम है? यहां धार्मिक समुदायों का नाम दिया गया है। अब इसमें यह बताना है आपको कि इन धार्मिक समुदायों में किस धर्म, भारत में इनकी संख्या सबसे, किस धर्म की संख्या सबसे कम है? तो आप देखेंगे यहां विकल्प क्या दिया गया है? जैन, क्या दिया गया है? जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो सर्वाधिक धार्मिक समुदाय में सबसे कम है तो वह कौन है? जैन। जैनों की संख्या भारत में धार्मिक समुदायों में सबसे कम है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर पर्यटन नगर है? विकल्प दिए गए हैं 4 कि कौन कौन से? मथुरा, पंचमढ़ी, रुड़की, रानीगंज। यहां आपको यह बताना है कि इसमें कौन पर्यटन नगर हैं। इसमें कौन से क्या हैं? पर्यटन नगर हैं। और इन पर्यटन नगर में मथुरा नहीं, पंचमढ़ी। तो यहां आपका उत्तर क्या होगा? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हमारा क्या है? एक पर्यटन नगर है। पंचमढ़ी हमारा क्या है? एक पर्यटन नगर है। तो विकल्प आपका यहां पर क्या होगा? ये। अगला प्रश्न, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? अब देखें विकल्प में क्या दे रहा है? प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि। यहां आपको क्या बताना है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कौन सा भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता? तो वह भूमि होती है सीमांत भूमि। कौन सी भूमि है? सीमांत भूमि। बाकी आपके विकल्प क्या है? गलत प्रश्न के आधार पर। कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो वह भूमि कौन सा है? सीमांत भूमि। अगला है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें हैं जो शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं बोई जाती? तो यहां देखिए विकल्प क्या दिया गया है? रागी भाई शुष्क फसल के अंतर्गत बोई जाती है। मूंगफली भी शुष्क फसल के अंतर्गत आएगी, ज्वार भी आएगा, लेकिन गन्ना हमारा जो है शुष्क
फसली के अंतर्गत नहीं बोई जाती। कौन सी? गन्ना। गन्ना फसल शुष्क फसल के रूप में नहीं बोई जाती। तो यह आपका उत्तर रहा कि शुष्क फसल के अंतर्गत। अगला है, भारत के चावल उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही पूरा रहा है। सबसे ज्यादा राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन है? ज्यादा से कम की तरफ घटते हुए बताना है। सबसे ज्यादा कम कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है। तो अवरोही क्रम कौन सा है देखा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए विकल्प दे रहा है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गलत हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। इसके बाद पंजाब। तो हमारा विकल्प क्या होगा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब यह चावल उत्पादन का अवरोही क्रम है। अवरोही का अर्थ हुआ बढ़ते हुए, बढ़े ज्यादा से कम की तरफ। सबसे ज्यादा कहां? पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहां? उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। विकल्प के आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है हमारा वह संसाधन के अंतर्गत आता ही है, लेकिन यह किस प्रकार का संसाधन है? यहां देखिए संसाधन के नाम दिए गए हैं। वह नाम क्या है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हमारा जो है वह चक्रीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन के अंतर्गत आएगा? जल हमारा जो है वह चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यहां पर विकल्प, बाकी विकल्प आपके क्या हैं? वह गलत हैं। जैव संसाधन, अनवीकरण संसाधन, बल्कि चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलें अगले प्रश्न पर देखें। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो प्रश्न पूछा रहा पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर, कौन सा स्थान पर इसको स्थापित किया गया? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया वह मुंबई के तारापुर में। कहां? तारापुर में। तो किस स्थान का पूछ रहा है? पहले की बात पूछ रहा है। कल्पंकम पहला नहीं है, राणा प्रताप पहला नहीं, नरोड़ा भी नहीं। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो आपका है महाराष्ट्र के कहां? तारापुर। महाराष्ट्र के तारापुर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? विकल्प यहां आपको दिया जा रहा है, लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट, अभ्रक। तो किस भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जा रहा है? लौह नहीं, बल्कि यहां आपका विकल्प क्या होगा? मैग्नीज। न लिग्नाइट न अभ्रक, बल्कि भूरे हीरे के रूप में जाना जाता कौन? मैग्नीज। मैग्नीज जो है भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है?
कौन सा ऐसा राज्य है जो खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है? असम, खनिज तेल पाया जाता है, खनिज तेल असम में मिलता है। गुजरात, खनिज अंकलेश्वर, डिब्रूगढ़, राजस्थान में भी खनिज तेल है। तो कहां खनिज तेल का उत्पादन से, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं कौन? तो खनिज तेल उत्पादन से जो संबंधित नहीं है वह है आपका विकल्प है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है? खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है कौन? पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल जो खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है। कोरबा प्रमुख कोयला खादान है। कोरबा जो है प्रमुख कोयला खादान है। कोयले की खादान कोरबा है। ये कहाँ स्थित है? यहां विकल्प दे रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो कोरबा प्रमुख कोयला खादान है। कहां की? झारखंड की नहीं है। यह जो है छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़ की कोयला खादान है। बाकी विकल्प आपके क्या हैं? गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक, अधात्विक दो पार्टों में बांटा गया है। तो यहां केवल पूछ रहा है कौन सा धात्विक खनिज है। अब धात्विक खनिज में विकल्प दिया जा रहा है अभ्रक, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट। तो कौन सा धात्विक खनिज है? वह आपका है तांबा। तांबा जो है आपका धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन आता है? तांबा। कोरबा अवस्थित है। कोरबा अवस्थित है। स्टेट दिए गए हैं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये आपके विकल्प के रूप में। इसमें आपको बताना क्या है कि कोरबा कहाँ स्थित है। तो कोरबा कहाँ स्थित है? वह आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ स्थित है? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। रानीगंज खनन के लिए यहां दिए गए खनिज के नाम, और यहां आप बताना है कि यहां कौन सी खनिज यहां के लिए प्रसिद्ध है। कहां के लिए? रानीगंज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट है, कोयला है, तांबा है, अभ्रक है। तो यहां रानीगंज जो है वह प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज जो आपका है वह कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी आपके विकल्प ये क्या है? गलत है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इसमें हमें बताना है कि महत्वपूर्ण तो ऑलरेडी सभी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लिए सतत पोषणी विकास, सतत पोषणी विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परिवहन विकास, पारितंत्र विकास। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पारितंत्र विकास। सतत पोषणी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में अगर जाना जाता तो क्या है? पारितंत्र विकास। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के इंदिरा गांधी नहर जाती है? यहां राज्यों के नाम दिए गए हैं
और इन राज्यों के नामों से यह बताना है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वह किन राज्यों से होकर जाती है। तो विकल्प में दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इंदिरा गांधी नहर जो जाती है वह कहां से जाती है? राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से होकर जाती है? इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान होकर जाती है। हल्दिया पत्तन अवस्थित है, पत्तन का मतलब बंदरगाह। ये हल्दिया बंदरगाह कहां अवस्थित है? देखिए स्टेट दिया गया है तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो हल्दिया पत्तन कहां अवस्थित है? तो हल्दिया पत्तन जो आपका है वह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? यहां देखिए पूर्व की तट की तरफ बताना है। बंदरगाह आपको भारत के पूर्वी तटों पर, पश्चिमी तट नहीं बल्कि पूर्वी तटों पर। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर देखिए मार्मुगांव, मंगलुरु, ये भी गलत है। हल्दिया, कौन सा पत्तन, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? तो हल्दिया जो पत्तन है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कहां पर है? पूर्वी तट पर अवस्थित है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित है हल्दिया बंदरगाह। मर्मुगांव पत्तन अवस्थित है, मर्मुगांव पत्तन अवस्थित है। यह बंदरगाह मर्मुगांव मर्मुगांव पत्तन जो है वह कहाँ स्थित है? तो मर्मुगांव पत्तन आपका कहाँ है? गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाकी आपके विकल्प गलत हैं। कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु में। पर मर्मुगांव बंदर कहाँ स्थित है? यह आपका गोवा में स्थित है। वायु प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषित नहीं होती, वायु का प्रदूषण नहीं होता। कारखाने के क्षेत्र में, भाई कारखानों से तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहे हैं। मलिन बस्तियों के क्षेत्र से, वहां से भी वायु प्रदूषण हो रहे हैं। बस अड्डों के आसपास धुआं से आज से वहां भी वायु प्रदूषण। पूछ रहा कि वायु प्रदूषण नहीं होता। वायु प्रदूषण किससे नहीं होगा? वायु प्रदूषण जो नहीं होगा वह स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, स्वच्छ वायु के क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता। स्वच्छ वायु के क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता। तो अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में पुनः हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 2024 का जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का, चाहे वह बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, 2024 के जितने भी प्रश्न आएंगे वह सलूशन हम लोग कक्षा 12 का अभी चल रहा है या अनवरत चलता रहेगा। तो यहाँ आज हमने जो लेक्चर दिया वह बहुविकल्पी से संदर्भित 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर।